अभी तक आप लोग सिर्फ साइको बॉयफ्रेंड या फिर साइको किलर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक साइको गर्लफ्रेंड के केस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इतना ज़्यादा साइको थी वो लड़की कि वही लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड के सामने बैठकर उसका मरने का इंतजार कर रही थी। सोचो, इतना साइको कोई हो सकता है। आप इमेजिन करो कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ किसी क्लब में पार्टी कर रहे हो और वो पार्टी खत्म होने के बाद आप वापस अपने रूम में सुबह के 4 बजे लौट रहे हो, और जिस अपार्टमेंट में आपका रूम पड़ता है उस अपार्टमेंट के हॉल में एक लड़की एक बॉडी के सामने, जो कि बॉडी आधी न्यूड है, उसी बॉडी के सामने एक लड़की सिगरेट जलाकर बगल में चाकू रखकर बैठी हुई है और उस बॉडी का मरने का इंतजार कर रही है। तो सोचो आपको उस टाइम क्या फील होगा। डर तो लगेगा ही। तो बिल्कुल इसी तरह डर एक लेडी को लगा था। वो लेडी अपना पार्टी खत्म करके वापस रूम जा रही थी और वो देखती है कि अपार्टमेंट के हॉल में एक लड़की एक बॉडी के सामने बैठी हुई है, और वही लेडी थी जो पुलिस को इन्फॉर्म की थी इस केस के बारे में। वेल हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस केस में। वीडियो थोड़ी लेट बन रही है क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, इसीलिए वीडियो समय पे नहीं आ पाया। यूका ताकावाका, बेसिकली इसका नाम तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा सिर्फ यूका के नाम से। यूका एक 26 साल की लड़की है जिसका जन्म 28 जनवरी 1998 में हुआ था। वैसे तो यूका जापान की रहने वाली थी, बट बेसिकली वो आधा चाइनीज़ थी और आधा जापानीज़ थी। बट यूका का पूरा लाइफ जापान में ही बीता है। वो अपना पढ़ाई भी कंप्लीट जापान से ही की है। यूका के फैमिली में ना ही उसका कोई भाई था और ना ही कोई उसका बहन थी, और तो और उसके मॉम डैड भी उसके फैमिली में नहीं थे। यूका अपने फैमिली मेम्बर में अकेली बची हुई थी और अकेली रहने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करी थी। बेसिकली हम सभी लोगों को पता है कि अकेले जीना कितना मुश्किल होता है। बस इसी तरह स्ट्रगल करके यूका जी रही थी। यूका अपनी पढ़ाई जापान से ही कंप्लीट कर रही थी। सबसे पहले उसने अपना स्कूल ख़त्म किया, उसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के बाद 1 साल के बाद ही वो उस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप ले लेती है। और यूका यूनिवर्सिटी से ड्रॉप लेने के बाद वो उसी जापान के टोक्यो शहर में हॉस्टेस क्लब में एक मैनेजर का नौकरी करने लगी। इस केस को पूरी अच्छी तरीके से समझने से पहले हम लोगों को हॉस्टेस क्लब के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस केस में हॉस्टेस क्लब का मेन कैरेक्टर है। बेसिकली कैरेक्टर तो यूका का है, लेकिन हॉस्टेस क्लब का काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें। इंडिया में तो सिर्फ क्लब होते हैं, लेकिन जापान और चाइना जैसे शहरों में हॉस्टेस क्लब बनाए जाते हैं। इंडिया जैसे क्लबों में हम कभी भी और किसी के साथ भी उस क्लब में जा सकते हैं, और जब तक हमारा मन करे एक ही टिकट पे हम उस क्लब में मौज मस्ती कर सकते हैं। और तो और इंडिया जैसे क्लबों में हम लड़का लड़की और कपल्स भी जाते हैं, बट जापान और चाइना जैसे हॉस्टेस क्लबों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जापान और चाइना जैसे हॉस्टेस क्लबों में, तो वहाँ पे सिर्फ लड़कों को ही अलाउड होता है। वहाँ पे लड़कियों के लिए अलग क्लब बनाए जाते हैं और लड़कों के लिए भी अलग क्लब बनाए जाते हैं। जिन क्लब में लड़कियाँ मौज मस्ती करने के लिए जाती हैं उन क्लबों का नाम होता है हॉस्ट क्लब, और जिन क्लब में लड़के मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं उस क्लब का नाम होता है हॉस्टेस क्लब। जिस तरह इंडिया के क्लबों में लड़का लड़की एक साथ क्लबों में जाते हैं, जापान में लड़कों के लिए अलग बनाए जाते हैं क्लब और लड़कियों के लिए भी अलग बनाए जाते हैं। बेसिकली जो जापान में हॉस्टेस क्लब होते हैं वो सिर्फ आदमियों के लिए बने होते हैं। वो आदमी जो अपना पूरा टाइम काम करके थक जाते हैं और अपनी थकान मिटाने के लिए वो लोग इस हॉस्टेस क्लब में जाते हैं। इन हॉस्टेस क्लबों में लड़कियां ही इन आदमियों को सर्विस देती हैं। वहाँ पे कोई भी लड़के काम नहीं करते हैं, सिर्फ लड़कियां ही उन क्लबों में काम करती हैं। और ऐसे वैसे लड़कियां भी नहीं, एक से एक खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मंगाई जाती है उन हॉस्टेस क्लबों में, ताकि लोग उनको देखकर अट्रैक्टिव हों। जो हॉस्टेस क्लब में लड़कियां होती हैं वो आदमियों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उनके साथ ड्रिंक पीती हैं, उनका पूरा टाइम वेस्ट करती हैं उस क्लबों में। और जो ड्रिंक वो आदमियों के साथ लड़कियां बैठकर पीती हैं उनका भी बिल वही आदमी भरेगा जिसके साथ बैठकर वो पीती है। ये लड़कियां आप लोगों को ऐसा फील दिलाएंगी कि मानो ये लड़की आप लोगों की गर्लफ्रेंड है। इन लड़कियों का काम होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन क्लबों में रखा जाए, क्योंकि इन हॉस्टेस क्लबों में घंटों के हिसाब से चार्जेस बनते हैं। जो ज़्यादा देर तक उन क्लबों में लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करेगा उनके उसी के हिसाब से चार्जेस भी बनते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन क्लबों में सिर्फ एक ही लड़की आप लोगों के साथ बैठेगी। उन क्लबों में लड़कियां ऐसे स्विच हो जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उन लड़कियों को कितना ही बोरिंग स्टोरी क्यों ना सुना दो या फिर बोरिंग बातें ही क्यों ना कर लो उन लोगों से, वो लड़कियां आपसे इतना अच्छा बिहेवियर करेंगी मानो कि जो आपकी बोरिंग बातें हैं उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपके बातों में कि वो आपके साथ पूरा टाइम बैठने के लिए रेडी हो जाती हैं। आप अगर उस हॉस्टेस क्लब के वॉशरूम से बाहर निकलोगे और निकलने के बाद आप अपना टाइम देखोगे तो वहाँ के मैनेजर आप लोगों पे निगरानी भी रखते हैं। अगर आपने टाइम देखा तो वहाँ के मैनेजर सबसे खूबसूरत लड़की को आपके सामने भेज देते हैं। वो लड़कियाँ आप लोगों के पास आती है और सीधा वो ये बात पूछेगी कि आप कहाँ थे, मैं तो आपको पूरा टाइम से खोज रही हूँ। और वो सारी लड़कियाँ ऐसे ऐसी बातें बोलकर आपको उस क्लब में रुकने तक मजबूर कर देती हैं।
इन हॉस्टेस क्लबों में उन लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बने हुए होते हैं। वहाँ की लड़कियाँ ना ही बाहर में किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकती हैं और ना ही किसी के साथ बाहर में इंटीमेट रिलेशन बना सकती हैं। और तो और जो क्लब में आदमी लोग आते हैं उनके साथ ज़्यादा टचअप भी नहीं करना होता इन लोगों को। लेकिन फिर भी लड़कियाँ कहाँ मानने वाली हैं, और वो भी जापान और चाइना जैसे देशों में। यूका ताकावाका भी ऐसे ही एक हॉस्टेस क्लब में मैनेजर थी। वो सिर्फ मैनेजर ही नहीं थी, वो एक सर्विस गर्ल भी थी। वो इस काम से इतना अच्छा खासा पैसा बना लेती थी कि वो उसी क्लब के सामने ही एक बिल्डिंग में अपना फ्लैट भी ली थी। बट यूका जो थी वो अपना फ्लाइट लेने से पहले वो हॉस्टेस क्लब में ही रहा करती थी। बेसिकली इन क्लबों में लड़कियों के लिए रहने खाने का भी व्यवस्था कराया जाता था। जिस तरह लड़कों के लिए लड़कियां सर्विस करती थी हॉस्टेस क्लबों में, उसी तरह लड़के भी लड़कियों के लिए हॉस्ट क्लब में सर्विस देते थे। और उन्हीं होस्ट क्लब में भी एक फिनिक्स लूना नाम का लड़का भी उसी क्लब में काम करता था। फिनिक्स लूना ये भी जापान का रहने वाला था। इसके फैमिली में 6 भाई बहन थे और एक मम्मी थी। फिनिक्स लूना की माँ काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी, तो वो अपनी फैमिली को नहीं चला पा रही थी। तो फिर लूना सोचा कि मैं कमाई करके अपने फैमिली को चलाऊंगा। तो लूना अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो कई जगह पे काम किया था। यहाँ तक कि वो वर्कर के तौर पे एक दिहाड़ी का काम करता था, जहाँ पे उसको अच्छे खासे पैसे नहीं मिलते थे। कभी कभी तो उसको काम के पैसे भी नहीं दिए जाते थे। और जब लूना को इस हॉस्टेस क्लब के बारे में पता चला तो लूना ने इस हॉस्टेस क्लब में जाने का सोचा। और तो और लूना की इसमें सिलेक्शन भी हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मेरी जॉब लग चुकी है, बट उसे पता नहीं था कि वो बहुत ही जल्द एक खतरनाक जगह पे फंसने वाला है। युका अपना काम से थकने के बाद वो कभी कभी हॉस्ट क्लब में भी अपना थकान मिटाने के लिए जाती थी। एक रात यूका होस्ट क्लब में जाती है और वहाँ पे वो फिनिक्स लूना को देखती है, और देखते ही यूका को फिनिक्स लूना से प्यार हो जाता है। यूका जब भी उस होस्ट क्लब में जाती थी तो वो सर्विस के लिए फिनिक्स लूना को ही अपने पास बुलाती थी और उसे घंटों तक अपने पास बैठा कर रखती थी। वो हर रात लूना को अपने पास बैठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करती थी। वो एक रात में 10 मिलियन तक पैसे उड़ा देती थी उस क्लब में। यूका लूना से इतना ज़्यादा घुल मिल चुकी थी कि वो उसे बोलती थी कि मैं तुम्हें 10 नंबर से सीधा टॉप 1 पे लेकर आऊँगी। और कई महीनों तक इसी तरह रेगुलर यूका उस होस्ट क्लब में जाती है और कई सारे पैसे भी खर्च करती है। ऐसा नहीं है कि यूका काफ़ी ज़्यादा अमीर लड़की थी, उसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। और काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे करने के बाद यूका आखिरकार लूना को 10 नंबर से सीधा चौथे नंबर पर लेकर आती है। ये चौथा नंबर या फिर टॉप 5 नंबर, ये वो नंबर है जिसमें सबसे खूबसूरत लड़के लोगों को रखा जाता है। यूका और फिनिक्स लूना एक साथ भी रहने लगे थे, लेकिन यूका को तो पता था कि मैं उसके साथ प्यार करने लगी हूँ, लेकिन लूना को ये बात पता नहीं था कि यूका मेरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और ना ही यूका ने अभी तक लूना को ये बात बताई थी। लेकिन यूका लूना को अपना मान चुकी थी, उसे अपना बॉयफ्रेंड मान रही थी। अब जब यूका ने लूना को अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है तो उसे किसी लड़की के साथ देखने के बाद तो जेलस तो फील होगा। हर किसी के गर्लफ्रेंड को होता है या फिर बॉयफ्रेंड को भी होता है। इसी तरह करते करते कई महीने बीत चुके थे। वो एक ही फ्लाइट में भी रह रहे थे और एक ही फ्लाइट में रहने के कारण ये लोग कई बार इंटीमेट भी हुए हैं। लेकिन एक दिन यूका की फ्रेंड लूना को कई सारी लड़कियों के साथ एक लव स्पॉट पे देखती है। तो जब ये बात यूका को पता चलती है तो यूका लूना को फोन करके अपने फ्लाइट पे बुलाती है, वो भी रूम साफ करने के बहाने से। तो लूना वहाँ से तुरंत फटाफट यूका के फ्लाइट पे आता है और आने के बाद वो सीधा वॉशरूम में जाता है और नहाता है। जब तक लूना नहाता है तब तक यूका उसके फ़ोन को चेक करती है और चेक करने के दौरान उसके फ़ोन में कई सारे लड़कियों के साथ लूना का फ़ोटो दिखता है। और ये सारे पिक्चर्स देखने के बाद यूका काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। उसे थोड़ा इमोशनल भी फील होता है, बट उसे सबसे ज़्यादा जेलस फील होता है कि लूना किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। लूना जब जब भी लड़कियों के साथ रहता था तो यूका को और ज़्यादा जेलस फील होता था। लेकिन उस रात जब उसने पिक्चर्स को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। उसे वो जो उसका शक था वो कंफर्म हो चुका था। लूना जब नहा के वापस बेड पे आता है तो वो एक बार वो इंटीमेट भी होती है। और जब ये दोनों सो जाते हैं तो यूका सुबह के 3:50 में उठती है और सीधा किचन की तरफ जाती है और किचन से एक चाकू उठाती है और सीधा लूना के पेट पे जाके बैठ जाती है और काफ़ी समय तक लूना का फेस देखती है। और जब लूना को देखकर उसका पेट भर जाता है तो वो अचानक से वो उसके पेट में चाकू घोंप देती है। वो चाकू इतना ज़्यादा डीप चला जाता है कि चाकू का जो हैंडल होता है वो हैंडल भी थोड़ा सा उसके पेट में घुस चुका था। सोचो भाई साहब, इतना ज़्यादा जेलस हो चुका था वो लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के प्रति। जब लूना अपना आँख खोलता है तो वो देखता है कि यूका मेरे पेट पे बैठी हुई है और मेरे पेट से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। ये देखकर वो फटाफट यूका को वहाँ से धकेलता है और बाहर की ओर जाता है और लिफ्ट में चढ़ता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था, उसका इतना ज़्यादा खून बह चुका था कि वो दूसरे अपार्टमेंट में जाकर गिर जाता है और वहाँ जाकर बेहोश हो जाता है।
यूका भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो वापस से रूम में जाती है। वहाँ पे एक सिगरेट का पैकेट उठाती है, अपना फ़ोन उठाती है और वो चाकू उठाती है और उसके पास जाकर वहाँ जाकर बैठ जाती है। लूना का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था और यूका के भी शरीर पर लूना का खून लग चुका था। वो लूना के सामने ही बैठकर सिगरेट फूंक रही थी और किसी के साथ फ़ोन पे बात भी कर रही थी। और जब वहाँ पे पुलिस आती है तो पुलिस देखते ही उस सीन को शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पे पुलिस आने के बाद यूका और लूना का जो फोटो वायरल होता है, उन फोटो में ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मानो भाई साहब क्रिमिनल के साथ भी कोई ऐसा कमेंट करता है। उन कमेंट्स में ऐसा लिखा होता है कि ये लड़की काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। यहाँ तक कि एक बंदे ने ऐसा कमेंट किया कि मैं इसके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड और ऐसी साइको गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। पुलिस यूका को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद यूका काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। उसे कोई डर नहीं था, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था कि वो अपने ही बॉयफ्रेंड के पेट के अंदर चाकू भोंक दिए, क्योंकि यूका लूना को मारने के बाद वो खुद मरने वाली थी। लूना बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो 5 दिनों तक कोमा में ही था। उसे काफ़ी समय लग चुका था रिकवर होने के लिए। जब यूका को कोर्ट में पेश किया गया तो यूका वहाँ भी हंस रही थी, मतलब निडर होकर वो वहाँ पे बोल रही थी कि मैं इसे मारने की कोशिश की थी। बताओ भाई साहब, ये कितना साइको गर्लफ्रेंड थी। लेकिन लूना कोर्ट में आकर उसको बचाता है, उसकी सज़ा को कम कराता है। अभी लूना वापस से ठीक होने के बाद वो उसी हॉस्टेस क्लब में काम कर रहा है और यूका अभी लाइव स्ट्रीम करती है और वीडियो बनाती है।